नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेसिडेंट को लेकर के है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इनका टर्म्स कितने साल का होता है और इम्पीचमेंट जो महाभियोग का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। आइए हम देखते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा तैयार हुआ, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जब भारत के लोगों ने संविधान को तैयार किया तो उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो 3 लोग में डिवाइड हो गई। जैसे लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में। तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का क्या पार्ट राष्ट्रपति होते हैं या नहीं होते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड किए गए हैं कोई एग्जाम में और आपने बहुत सारी जगह पे देखा भी होगा। तो एक एक पॉइंट को हम समझते जाएंगे। रटने की कोशिश हमें नहीं करना है, बल्कि कंटेंट को हमें समझने की कोशिश करना है। तो आइए देखते हैं। पहला जो पॉइंट है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को लेकर के कि पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेसिडेंट है वो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यपालिका के भाग होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही उसमें है, उसमें और कौन कौन लोग आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का मैंने नाम तो ले लिया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। यूपीएससी या कोई एग्जाम क्या करता है कि जैसे पूछ लिया कि पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इसमें से कौन कौन है, जैसे सबका नाम दिया और एजी अटॉर्नी जनरल की जगह कैट का नाम दे दिया या फिर किसी और का नाम दे दिया, आप वहीं कंफ्यूज जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे कि पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के भाग होते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट जो है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के तो पार्ट होते हैं लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझते जाइए। एक एक पॉइंट में कई सारे क्वेश्चन आपके छुपे हुए जो आज तक कंफ्यूजन में आप लोग गलतियां करते आ रहे थे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो जी नहीं, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ध्यान रहे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको हम कहते हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो सरकार के हेड है। लेकिन स्टेट के हेड कौन माने जाएंगे, तो स्टेट के हेड जो है हमारे प्रेसिडेंट माने जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन से होते हैं, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, ठीक है, ये पार्ट आप समझ गए। उसके बाद आइए थोड़ा इनके क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इससे भी कई सारे क्वेश्चन आए। इतना ध्यान दी कि मैंने जो जो ब्लॉक बना रखा है, हर एक ब्लॉक से कम कई 10-10, 20-20 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और बार बार आते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं। रटने की कोशिश करेंगे तो जो चीज़ याद करेंगे वो चीज़ भूलेगी जरूर, इसलिए हमेशा समझने की कोशिश करिए। कोशिश ये करिए कि आप चीज़ों को समझें, हर बात को समझें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। जैसे अब इनकी क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो उनको अपने भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के प्रेसिडेंट की हम बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वो भारत के क्या हो, सिटीजन हो, भारत के क्या हो, नागरिक हो। लेकिन क्या यूएसए, अमेरिका में भी ऐसा होता है? अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, बट इन यूएसए सिटीजन बाय बर्थ, आपको जो है बाय बर्थ, जन्म से ही आपको, अगर आप वहीं पैदा हुए हैं, वहीं आपका जन्म हुआ है, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आया बाहर का, वहाँ का नागरिकता लिया और सोचे कि यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि आपकी सिटीजनशिप है, इंडिया के अगर आप नागरिक हैं, भारत के अगर आप नागरिक हैं तो प्रेसिडेंट का चुनाव आप लड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि क्वालिफिकेशन में जो राष्ट्रपति की एज जो होनी चाहिए वो 35 साल तक होनी चाहिए। 35 ईयर से आप बिलो मतलब नीचे हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, क्वालिफाइड फॉर लोकसभा इलेक्शन। एक बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है, जो क्वालिफिकेशन होती है, आप उसके इक्वल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब कि
आप उनसे नीचे हो उसके बाद भी सोचें कि अब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी पॉइंट है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ आपको, ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं मिटा दे रहा हूँ। चीज़ों को साथ साथ में हम नोट भी करते चलिए अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप दिमाग से बेहतर आपका कोई नोट्स नहीं होता है। जिस दिन आप ये सोचते हैं कि हर पॉइंट को हम नोट करके लिख लें, उस दिन समझिए कि आपका दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा जो टफ पॉइंट हो, ठीक है, टफ या टेक्निकल पॉइंट हो, उन्हीं पॉइंट को नोट किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिमाग में समझने की कोशिश किया करिए। जैसे यहाँ पे लिखा है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नो ऑफिस प्रॉफिट का मतलब हिंदी होती है लाभ का पद। लाभ का पद, अगर आप किसी लाभ के पद पे हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, लाभ के पद में क्या क्या ऐसे काम आते हैं, या कौन कौन सी ऐसी जॉब आती है, या कौन कौन से ऐसे काम हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद में आते हैं। उस बात को एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मैं अलग ही वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरी चीज़ मैं समझा दूंगा कि कैसे लागू होता है, कौन कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस पॉइंट को मैं अभी समझाना नहीं चाहता आपको, अगर मैं अभी बता दिया तो राष्ट्रपति से लेकर जो क्वेश्चन होंगे आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के साथ ही इसको एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा अच्छे से। तो अभी इसके चक्कर में तो आपको नहीं पढ़ना है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होता है तो 15,000 डिपॉजिट विद आरबीआई, ध्यान दीजिएगा 15,000 रुपये डिपॉजिट करना होता है किसमें, आरबीआई में। यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे देगा कि नहीं आरबीआई नहीं, एसबीआई में करना होता है, केनरा में करना होता है, इलाहाबाद बैंक में करना होता है, यूनियन बैंक में। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो इलेक्शन में राष्ट्रपति चुनाव लड़ते समय जो 15,000 डिपॉजिट किए जाते हैं वो किसमें किए जाते हैं, आरबीआई में किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप जो है अपने पूरे वोट का 1/6 वोट से कम पाते हैं तो वो जो पैसा है फॉरफिटेड, वो जब्त हो जाता है, इसको कहते हैं फॉरफिटेड, इंग्लिश में कहते हैं फॉरफिटेड, या फिर वो पैसा जो जब्त हो जाता है उसी कहते हैं जमानत जब्त होना। इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आखिर इनका चुनाव कैसे होता है। देखिए पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं अच्छे से तो रटना छोड़ दीजिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अच्छा कंटेंट कम पढ़ते हैं, अच्छा कंटेंट कम बना करके, मतलब कि शॉर्ट नोट्स बना करके और उसको फिर पढ़ते हैं। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट की चीज़ें हैं उनको लगता है कि इस बार यूपीएससी या किसी एग्जाम में पूछेगा, उनको सिर्फ उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो बच्चे होते हैं कि मोटी मोटी किताबें खरीद दिए, उसको रटना शुरू कर दिए। कहते हैं कि जब तक एक पेज से लेकर के दूसरे लास्ट पेज तक कवर टू कवर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब कि हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फिर ये दिक्कत है, मुश्किल है, टाइम निकल जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब पूरा ये है कि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ाई करिए, आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन, पहली बात तो ध्यान दीजिए, इलेक्शन बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है विधानसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, विधान परिषद वगैरह क्या होती है। थोड़ा सा इस बात को आप समझ लीजिए उसके बारे में, उसके बाद आप इनका जो इलेक्शन है वो आप अच्छे से समझेंगे। देखिए जैसे सेंट्रल की मैं बात करूँ, यूनियन की मैं बात करूँ, तो वहाँ दो चीज़ होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, ये दो हाउस होते हैं और इन्हीं में अगर हम प्रेसिडेंट को मिला दें, तो तीनों को मिला करके बनाया जाता है। इन्हीं को कहते हैं एग्जीक्यूटिव का इनका नाम दिया जाता है, या फिर इन्हीं को नाम दिया जाता है किसका, संसद को नाम दिया जाता है। तो ये तो हो गया सेंट्रल के लिए। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल केंद्र के लिए। अब आते हैं जब आते हैं राज्य में, तो वहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो विधान परिषद है इसको कभी भी हटाया या रिमूव किया जा सकता है, इसको हटाया के जरूरत के अनुसार इसको बनाया जाता है। अब जो विधानसभा होता है उसमें जो इंग्लिश में नाम लेते हैं उसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली का मतलब हो गया सभा।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए हमेशा कहाँ के होते हैं, विधानसभा के होते हैं। और लोकसभा जो संसद कहते हैं, संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो इनको कहते हैं एमपी, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, अगर इनको बिना जाने आप इसमें आते हैं तो आप बहुत कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं इन चीज़ों को पहले में क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप इनको समझ लीजिए, उसके बाद ये क्या होता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग नहीं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं, उनका चुनाव, ये मतलब कि वो चुन के आते हैं। अब कुछ लोगों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं, राज्यपाल क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो जो मनोनीत होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटेड, और जो सेलेक्ट होके आते हैं, जो चुन के आते हैं, उनको कहते हैं इलेक्टेड। तो अब हम इस इलेक्शन, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन वाले पार्ट में, राष्ट्रपति का जब चुनाव वाले पार्ट को हम समझाएंगे, उसमें आपको ये दो टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। एक टर्म है नॉमिनेटेड और एक चीज है, एक टर्म है इलेक्टेड। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन नहीं भाग लेता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, उस बात को आप समझिए। जैसे बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड एमपीज मतलब कि चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपका ध्यान तो नहीं जाना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। एंड एमएलए मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका तुरंत ध्यान कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए को इंक्लूड करते हुए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको इंक्लूड करते हुए, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, ना कि नॉमिनेटेड। ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड को समझिए, जो इलेक्ट होके आए हैं, जो चुन के आए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, ना कि किसी राष्ट्रपति या किसी गवर्नर ने उनको मनोनीत किया है, इस बात को समझिएगा। तो जो इलेक्ट होके आए हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, तो नॉन पार्टिसिपेंट कौन से हो गए, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, मेंबर ऑफ काउंसिल, काउंसिल मतलब होता है परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा परिषद के, मेंबर ऑफ, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, ये हो गया ना, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, एक कंडीशन आती है कि मान लीजिए कोई जो है डिजॉल्व असेंबली, कोई असेंबली अगर डिजॉल्व हो जाती है तो क्या उसके एमएलए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितनी मैंने कहानी बताया, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन ना आए, लेकिन यूपीएससी या कोई एग्जाम घुमा करके ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कोई जो डिजॉल्व असेंबली है, कोई जो सभा है, विधानसभा है, अगर मान लीजिए डिजॉल्व हो गई है, नष्ट हो गई है, या फिर सरकार गिर गई है, तो उसके भी जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, बिल्कुल नहीं, नो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर बात ये आती है कि क्या इनका जो चुनाव होता है सीक्रेट बैलेट से होता है या फिर ओपन बैलेट से होता है। आम चुनाव ऐसे तो ओपन बैलेट से होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है हमेशा सीक्रेट बैलेट से होता है। ठीक है, इसको कंडक्ट कौन कराता है, इस बात को ध्यान रखिए कि इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। इसको कंडक्ट कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन एक पूछा गया था यूपीएससी 2014 में शायद, कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं, क्या वो विधानसभा के स्पीकर होते हैं? ऐसे ऑप्शन थे उसमें, लेकिन उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप समझिएगा। रिटर्निंग ऑफिसर हमेशा राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो हमेशा लोकसभा या राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल होता है। देखिए, आप मैं क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ, हर एक ब्लॉक में एक एक लाइन में कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसमें कोई फालतू की चीज़ नहीं है। आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक है, याद करने से पहले समझने की कोशिश करिए कि इनका प्रोसीजर एक एक करके कैसे चल रहा है। ठीक, अब देखिए, इसमें विवाद का जो डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया, जो डिस्प्यूट हो गया, तो उनकी वो कहाँ डिसाइड होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? तो उसको डिसाइड करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ध्यान देना,
अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसको डिसाइड करने वाला कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ है अथवा नहीं होता है। अब मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो अभी तक मैंने इलेक्शन के बारे में जो भी पढ़ाया उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, या फिर मालूम होगा तो अगर उसको एक बार फिर से रिविजन इस चीज़ को कर लें, लेकिन जिनको नहीं मालूम है बिल्कुल दिमाग में इस बात को बैठा लें। क्योंकि अगर इन सारे पार्ट से इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन से अगर सारे पार्ट को मैं देखूं तो सबसे टफ कोई क्वेश्चन अगर बन सकता है तो मैं जो लास्ट का पार्ट में बताने जा रहा हूं वो पार्ट है। जैसे लिखा गया है, इवन इफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड, वाइड मतलब होता है बेकार, एक्शन ऑलरेडी टेकन और नॉट वाइड। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति 1 जनवरी को अपनी पोस्ट ज्वाइन करते हैं और 1 फरवरी को ये पता चलता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो तो गलत तरीके से हुआ था, मतलब कि चुनाव क्या हो गया, वो वाइड हो गया, वो गलत तरीके से हुआ था। तो जो 1 महीने के बीच जो ये ड्यूरेशन है, उस बीच में अगर राष्ट्रपति ने जो फैसले लिए हैं तो क्या वो भी बेकार हो जाएंगे या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या रद्द माना जाएगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर उस ड्यूरेशन में अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी को चुनाव हुआ और 1 फरवरी को चुनाव जो है रद्द हो जाता है, तो इस बीच में जो भी फैसले राष्ट्रपति द्वारा लिए गए हैं वो फैसले क्या होंगे, ऑलरेडी टेकन और नॉट, ध्यान दीजिएगा, नॉट वाइड, मतलब जो बेकार नहीं होंगे। आप इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि इस पूरे प्रोसीजर में जब मैंने जितना भी पढ़ा अभी तक, जितना भी पढ़ा इलेक्शन के बारे में, सबसे एक अलग पॉइंट निकल के आया इस चीज को। ठीक है, अब जब हम थोड़ा टर्म्स के बारे में ध्यान देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव जब हो जाते हैं, राष्ट्रपति सेलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी टर्म्स, वो कितने साल तक राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। देखिए टर्म्स में तो 5 ईयर टर्म्स इनका होता है, 5 साल का इनका टर्म्स होता है। और अंटिल सक्सेशन, एक चीज ध्यान रखिए, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक अपने पोस्ट पे बने रहें, ऐसा नहीं है। फिर सोचते हैं कि 5 साल, मान लीजिए 5 साल हो गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां देश में आ गई, अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया तो क्या मतलब वो जो पावर है, राष्ट्रपति की पावर है, उसकी इसको ट्रांसफर हो जाती है। तो मैं बता दूं 5 साल तक इनका टर्म होता है। 5 साल के बाद का जो 6 महीने का ड्यूरेशन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर मिली हुई है कि 6 महीने के अंदर किसी भी तरह से वो चुनाव करके अपने नए राष्ट्रपति को मतलब कि पोस्ट करें। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, मतलब कि जिस दिन इनका टर्म्स खत्म होता है, 5 साल तक जिस दिन इनका पूरा होता है, उससे लेकर जो 6 महीने का ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में एक नए राष्ट्रपति का नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इन्होंने रिजाइन कर दिया, अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि हम जो है अपने पोस्ट से रिजाइन करें, किसी भी वजह से अगर वो चाहते हैं रिजाइन करें, तो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है किसको देंगे? तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अगर यहीं पे अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर चाहते हैं कि अपना मतलब कि रिजाइन करना चाहते हैं, तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ये वाइस वर्सा होता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, एक चीज देखिए, ब्रैकेट में लिखा नॉट सीजीआई। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि नहीं, राष्ट्रपति को हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट से कुछ झगड़ा बड़ा हो गया हो, तो हो सकता है कि वो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दें। ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रोसीजर बना हुआ है उसी के तहत वो काम होता है। तो अपना रजिस्ट्रेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, सीजीआई को नहीं देंगे। वाइस, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जैसे ही राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, तो प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो तुरंत इन्फॉर्म करेंगे किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करेंगे? वो इन्फॉर्म करेंगे कि राष्ट्रपति जी जो है अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है कि उसको इन्फॉर्म करना लोकसभा के अध्यक्ष को, मतलब वो इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर री इलेक्शन एनी नो ऑफ टाइम, एक ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर आप राष्ट्रपति बन गए, ये सोच रहे हैं कि दोबारा फिर उसका चुनाव लड़ गए, तो इसमें री इलेक्शन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, री इलेक्शन एनी नो, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। री इलेक्शन का मतलब यहाँ होता है कि आप यहाँ पे कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर एक बार आप राष्ट्रपति बन गए, फिर सोचते हैं कि दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो, तो बिल्कुल आप लड़ सकते हैं। ये री अगेन मतलब कि पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है।
यूएसए में आप सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा यूएसए और इंडिया के राष्ट्रपति से मैं कंपेरिजन करके चल रहा हूँ, क्योंकि जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस आगे चल के मैं बताऊंगा, राष्ट्रपति इंडिया के और यूएसए के दोनों का इम्पीचमेंट कैसे होता है, इनसे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना चुनाव वो कई बार लड़ सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही अपना क्या करते हैं, 2 टाइम्स ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इम्पीचमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग। महाभियोग कैसे होता है इनका? महाभियोग का मतलब होता है कि उनके पद से उनको हटाना। तो वो देश के राष्ट्रपति हैं, ऐसे थोड़ी कि उनके इल्जाम लगा करके उनको हटा दिया जाए, ऐसे तो होगा नहीं। तो उनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो क्या है और कैसे होता है, देखिए जरा। इम्पीचमेंट इसी को कहते हैं महाभियोग। इनको हटाने का मतलब देखिए क्या क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं जिनके कारण जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। जैसे फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं या संविधान में कही हुई बातों से इतर या ऊपर जाकर के कोई काम करते हैं, तब इनको जो है महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है। और ये दूसरी चीज कि फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है जो इम्पीचमेंट है ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस एक अप्लाई किया हुआ ये चीज है। फॉर प्रोवेंस मिसबिहेवियर, अगर कोई ये कहे कि अगर राष्ट्रपति जी ने कोई मिसबिहेवियर कर दिया किसी के साथ तो क्या उनको महाभियोग उनका सामना करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने मिसबिहेवियर का कर दिया किसी के साथ तो उनको इम्पीचमेंट, पहली बात तो जो चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके लिए महाभियोग शब्द कहीं यूज नहीं किया गया है, उनके लिए रिमूवल शब्द यूज किया गया, उनको हटाने का शब्द यूज किया गया है, महाभियोग का शब्द यूज नहीं किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज, बाय लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, अगर महाभियोग का प्रोसीजर लाना है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और इलेक्टेड तो होंगे, ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड तो होंगे, साथ ही साथ नॉमिनेटेड भी होंगे। लेकिन चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड थे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड नहीं थे। लेकिन जब महाभियोग का प्रोसेस लाना पड़ेगा तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर क्या रिकॉल करने की जरूरत है? अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं फिर एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप खुद एक बार वीडियो को रिवीजन मतलब रिवाइज करके एक बार फिर से देखिएगा, चीज़ों को रिकॉल करिएगा। अभी तक राष्ट्रपति सेक्शन से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन में बना है न बनेगा। ठीक है, तो आप इसको फिर से रिकॉल करिए और उसको एक बार देखिए।